अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का चाइना का तारीखी विजिट और एक तारीखी इस्तकबाल। 9 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग में मौजूदगी और शी जिनपिंग से मुलाकात। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बातचीत हुई है, इस विजिट के हवाले से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं दोनों साइड्स को एक दूसरे से, क्या पैगामात पहुंचा दिए गए हैं सटल वे में, क्या मैसेजिंग दी गई है और कहां कहां पर खुशामद की गई है, ओवरऑल माहौल कैसा है और क्या क्या स्ट्राइकिंग इश्यूज हैं अमेरिका और चाइना के दरमियान, जिसको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और हमने अपनी तरफ से एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस तैयार किया है जो आपको YouTube पर नहीं मिलेगा। आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट डायनामिक्स यूएस और चाइना के रिलेशंस के बारे में पता लग जाएगी। आइए जानते हैं। शी जिनपिंग ने खुद डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में किया, जहां चाइना यूजुअली बड़े बड़े लीडर्स का इस्तकबाल करता है और वहां पर उनको हिस्टोरिकल साइट्स दिखाई जाती हैं, जैसे कि फॉरबिडन सिटी, टेंपल ऑफ हेवन और आसपास की तारीखी इमारतें। डोनाल्ड ट्रंप और उनके वफ्द का भी ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया और इनको इन जगहों के विजिट करवाए गए और हम देख सकते थे कि किस तरह इलॉन मस्क एक्साइटमेंट में प्रोटोकॉल्स तोड़ते हुए, जब सारे लीडर्स वहां पर खड़े हुए थे चाइनीज प्रेसिडेंट से हाथ मिलाने के लिए, तो वो पैनोरामिक शॉट्स ले रहे थे। दोनों लीडर्स ने एक बहुत वार्म हैंडशेक किया जिसको पूरी दुनिया ने देखा है और फिर ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में 2 घंटे की मुलाकात हुई। बायलैटरल जो रिलेशंस होते हैं उन पर बातचीत हुई, जिसमें दोनों साइड्स के वफूद भी शामिल थे। अमेरिकन वफ्द की बात करें तो इसमें बहुत से टेक बिलियनर्स और बिजनेसमैन भी मौजूद थे, जैसे कि टिम कुक, इलॉन मस्क, ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक, गोल्डमैन सैक्स के सीईओ डेविड सोलोमन और एनवीडिया के सीईओ भी शामिल थे, जो कि यूएस और चाइना के ताल्लुकात में एक बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जिसको अभी हम आगे देखेंगे। मीटिंग से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप को एक जबरदस्त इस्तकबाल दिया गया, उनको तोपों की सलामी दी गई और मिलिट्री बैंड ने भी वहां पर अपनी परफॉर्मेंस दी और बहुत से छोटे बच्चे भी वहां मौजूद थे जो झंडे लहरा रहे थे। लास्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में अपनी अहलिया के साथ यहां का विजिट किया था और उसका अगर हम मुकाबला करें तो आज जो ओवरऑल माहौल था वो थोड़ा सा इंटेंस था। ओवरऑल माहौल तो बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन फिजा में टेंशन महसूस की जा सकती थी क्योंकि इस वक्त बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और 2017 में जब ट्रंप आए थे अपनी अहलिया के साथ, उस वक्त दुनिया में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू नहीं हुए थे। रशिया यूक्रेन जंग हो या मिडल ईस्ट की सारी सिचुएशन हो, तो उस वक्त विजिट इसके मुकाबले में ज़्यादा फ्लैशी और ज़्यादा पॉजिटिव था। दोनों सदूर अपनी अहलिया के साथ इस जगह पर मौजूद थे, लेकिन इस बार चीज़ें बदल चुकी हैं। इस बार बहुत से बिजनेसमैन हैं, ट्रेड है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और जंग है, तो चीजें काफी हद तक बदल चुकी हैं। और इवन बाइडन के एरा से भी हम कंपेयर करें तो वहां पर कुछ और इश्यूज बाइडन साहब डिस्कस किया करते थे, ह्यूमन राइट्स और पता नहीं क्या कुछ। डोनाल्ड ट्रंप की एक अप्रोच उनके मुकाबले में बेहतर है कि ये काम की बात करते हैं, ट्रेड, कॉमर्स और इन्वेस्टमेंट की, और शी जिनपिंग भी यही चाहते हैं कि काम की बात हो। और अभी हम देखेंगे कि दोनों ने किस तरह अपने ओपनिंग रिमार्क्स में अपनी सोच दिखाई है, डोनाल्ड ट्रंप ने और शी जिनपिंग ने। और इन दोनों ममालिक के टॉप डेलीगेशन की जो मुलाकात हुई है उसमें यह भी देखा जा रहा था कि किसी वुमेन की कोई मौजूदगी नहीं थी। जितने भी टॉप डिसीजन मेकर्स हैं दोनों साइड्स पर, वो मेल्स हैं। तो ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल के क्लोज डोर्स के अंदर ये मीटिंग तकरीबन 2 घंटे जारी रही, जिसके कुछ ओपनिंग रिमार्क्स मीडिया को मौसूल हुए, जिसको अभी हम देखें तो वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से काफी खुशामदी कलमात हमें सुनने को मिले। मतलब हम ये फिनोमेना क्लियरली देखते हैं कि जब भी अमेरिका में लीडर्स जाते हैं वो तो डोनाल्ड ट्रंप की खुशामद करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब शी जिनपिंग से मिलते हैं तो वो शी जिनपिंग की खुशामद करते हैं। यहां से भी हमें पता चलता है कि बैलेंस ऑफ पावर किस तरफ टिल्ट कर चुका है। चाइनीज खुद कहते हैं कि अभी हम सुपर पावर नहीं बने, वी आर कैचिंग अप। लेकिन अगर हम पूरे सीन को देखें तो हमें चीजें पता लग जाती हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है और शी जिनपिंग की जो सीरियस अप्रोच होती है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऑरा को भी ओवरशैडो कर देती है, जो उनकी सीरियस अप्रोच है। तो इसलिए फिर हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से क्या कलमात निकलना शुरू हो जाते हैं कि यू आर अ ग्रेट लीडर, यू आर अ फैंटास्टिक लीडर, हम पुराने दोस्त हैं, मैं जब भी आपकी तारीफ करता हूं इसकी वजह से मेरे अपने मुल्क में मुझ पर तनकीद होती है, लेकिन मैं आपकी तारीफ करूंगा, आप एक फैंटास्टिक लीडर हैं। तो इस तरह के कलमात
बात वो शी जिनपिंग के लिए कहते हैं। और आप खुद देखें, जब ये यूके के या बाकी यूरोपियन लीडर्स हों या एशियन लीडर्स हों या अफ्रीकन लीडर्स हों या साउथ अमेरिकन लीडर्स हों, वो ट्रंप के सामने कितनी फ्लैटरी कर रहे होते हैं, और यहाँ पर ट्रंप साहब वो हरकत कर रहे हैं शी जिनपिंग के सामने, क्योंकि उनको अंदाजा है चाइना की राइजिंग पावर का, जो अभी हम आगे देखेंगे कि क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें। तो डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि इट्स एन ऑनर टू बी विद यू, इट्स एन ऑनर टू बी योर फ्रेंड, और मैं जितने भी ये पावरफुल बिजनेसमैन लाया हूँ ये भी आपको रिस्पेक्ट पे करने आए हैं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर कोई आम लोगों के साथ नहीं आए, हम टॉप लोगों के साथ आए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच में हमें क्या नजर आ रहा था, डील ओरिएंटेड अप्रोच और थोड़ी सी खुशामद उसमें। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वी आर गोइंग टू हैव अ फैंटास्टिक फ्यूचर टुगेदर, आई हैव सच रिस्पेक्ट फॉर चाइना, द जॉब यू हैव डन, यू आर अ ग्रेट लीडर एंड आई एम ऑनर्ड टू बी योर फ्रेंड। और हम एक दूसरे को बड़े लंबे अरसे से जानते हैं। The longest relationship of our two countries that any president has had, and that's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me, and whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked it out very quickly. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. तो जब शी जिनपिंग की बारी आई तो उन्होंने कुछ इस तरह आगाज़ किया कि हम 9 साल बाद आपको चाइना विजिट में वेलकम करते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से गुजर रही है जो पहले 100 सालों में नहीं हुई, इतनी बड़ी चेंजेस। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल सिचुएशन बहुत ख़राब है और ये सारी सिचुएशन ये डिमांड करती है कि अमेरिका और चाइना मिलकर आगे बढ़ें और मिलकर काम करें अपने लोगों की भलाई के लिए, ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए एक शेयर्ड फ्यूचर का आगाज करें। और चाइना की ये अप्रोच हम अक्सर देखते हैं कि वो जब भी बातचीत करते हैं तो वो बड़े ज़बरदस्त कैलकुलेटेड अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, जो शेयर्ड कनेक्शन और शेयर्ड फ्यूचर की बात करते हैं, चाहे वो एशियन ममालिक से बात कर रहे हो या अमेरिका से, तो वो इस तरह की टर्म्स बड़ी ज़बरदस्त यूज़ करते हैं कि हमें शेयर्ड कनेक्टिविटी, शेयर्ड फ्यूचर के ज़रिए आगे बढ़ना होगा और कॉन्फ्लिक्ट्स को पीछे रखना होगा। जबकि अमेरिका बहादुर की बात करें तो उनका जो पिछले 70 सालों में राइज हुआ है, जो उन्होंने पावर गेन की है, वो टोटल ऑपोजिट तरीके से की है। वो उन्होंने हार्ड पावर के ज़रिए की है, उन्होंने जंगों के ज़रिए की है। जबकि चाइना कहता है कि हाथ मिलाओ, ट्रेड बढ़ाओ और दोस्ती करो, अमन से रहो। चाइना ने पैगाम दिया कि कोऑपरेशन से फ़ायदा है, कन्फ्रंटेशन से नहीं। कॉमन इंटरेस्ट पर मिलकर काम करना होगा और मिलकर प्रॉस्पेरिटी हासिल करनी होगी। शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इज द ओनली चॉइस। लेकिन यहाँ शी जिनपिंग ने सटल तरीके से अल्फाज का बेहतर चुनाव करते हुए एक चिलिंग पैगाम दिया डोनाल्ड ट्रंप को, और वो पैगाम क्या था? उन्होंने कहा कि अमेरिका और चाइना को इस थुसिडिडीज ट्रैप से निकलना होगा। और ये ट्रैप क्या आपको बताता है कि जब एक राइजिंग पावर निकलती है और सुपर पावर को कन्फ्रंट करने की कोशिश करती है, और उस वक्त दुनिया में जो तबाही आती है, जो ट्रांजिशनल पीरियड होता है, वो बहुत क्योटिक होता है। तो ये चाइना वार्न कर रहा है अमेरिका को कि हम एक राइजिंग पावर है। इनडायरेक्ट वे में वो कह रहा है कि हमें मजबूर ना किया जाए कि हम आपसे कन्फ्रंट करें, हमें इस ट्रैप से आगे निकलकर शेयर्ड ह्यूमैनिटी पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि whether China and US can transcend the so-called Thucydides trap and pioneer a new paradigm of major country relations, these are questions of history, questions of the world and question of the people। और साथ ही उन्होंने ताइवान के हवाले से भी अमेरिका को वार्निंग दे दी है कि ताइवान के हवाले से हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ताइवान के हवाले से उन्होंने कहा कि ये भी यूएस और चाइना के दरमियान एक क्रिटिकल इशू है जिसको हल करना होगा। जबकि ताइवान की अप्रोच की बात करें चाइनीज एंगल से, तो चाइना इसको अपना एक प्रोविंस मानता है। चाइना कहता है कि ये हमारा हिस्सा है और हम जल्द या बदेर रीयूनिफाई होंगे। और अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा है कि चाइना ने इनकी ऑपोजिशन लीडर को इनवाइट किया था ताइवान की, और बड़े जबरदस्त कलमात कहे थे। उन्होंने कहा था कि स्ट्रेट के इस पार और उस पार चाइनीज नेशंस ही हैं, हमारी जात पात तो अलग हो सकती है लेकिन हम एक ही कौम है, हम चाइनीज कौम है। तो ये चाइना ने क्लियर कर दिया है कि हमारी रीयूनिफिकेशन होगी। और इसमें एक बहुत बड़ा मसला चिप मेकिंग का भी है, और इसलिए एनवीडिया के सीईओ भी साथ आए हैं। एनवीडिया के सीईओ और चाइना की इस वक्त एक टसल चल रही है। बाइडेन के दौर में चाइना पर बड़ी पाबंदियां लगी थी कि यूएस अब चिप्स नहीं देगा चाइना को,
और चिप मेकिंग के लिए जो एक्सपर्टीज है वो ज्यादा ताइवान में है। ताइवान पार्टनर है यूएस का, लेकिन उस चिप मेकिंग के लिए जो बेस है, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वो है चाइना के पास। तो इसलिए बदले में जब ये टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स पर पाबंदी लगाते हैं, चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा देता है। तो इसलिए इस वक्त ये जो वेस्टर्न कैंप है, ये यूएस का और इसमें ताइवान भी है, इनको एक एज है कि इनके पास जो चिप मेकिंग कैपेबिलिटीज हैं वो चाइना से बेहतर हैं। बाकी चाइना तकरीबन हर मैदान में इनकी बराबरी कर चुका है और ट्रेड में इनको पीछे छोड़ चुका है, मैन्युफैक्चरिंग में पीछे छोड़ चुका है। लेकिन अब चाइना को चाहिए हाई एंड चिप्स, जो कि सारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। तो इसलिए अब बात हो रही है एनवीडिया के साथ, और यूएस यहां पर एनवीडिया को यह मशवरा देता है कि आप थोड़ी सी लो क्वालिटी चिप्स दो चाइना को, जो हमारे साथ कंपीट ना कर सकें। ताइवान का जो सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में एक अहम किरदार है, उसको अमेरिका और चाइना दोनों देखते हैं। और अगर ताइवान की इंटीग्रेशन हो जाती है चाइना से, तो ताइवान की ये जो कैपेबिलिटीज हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग की, ये चाइना को भी हासिल हो जाएंगी और चाइना के पास टेक्नोलॉजिकली एक अपर हैंड आ जाएगा। जो डिपेंडेंस इनकी अमेरिका पर है, एनवीडिया वगैरह पर, वो खत्म हो जाएगी। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान के साथ $11 बिलियन की डिफेंस डील को फाइनलाइज करना है, अभी फाइनलाइज नहीं हुई। ये भी चाइना के लिए अनएक्सेप्टेबल चीज है कि अमेरिका उनको मिलिट्री इक्विपमेंट दे रहा है। और ताइवान का इशू कोई छोटा इशू नहीं है, इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स शामिल हैं, इसमें इजराइल भी शामिल है, इसमें इजराइल के भी कनेक्शंस हैं टेक्नोलॉजिकली ताइवान के साथ। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इजराइल और चाइना का एक इख्तलाफ इमर्ज हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद दोनों साइड्स की जानिब से यही उम्मीद की गई है कि चाइना और अमेरिका अगले 3 सालों के लिए एक नई ओरिएंटेशन सेट कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्टिव, स्ट्रेटेजिक और स्टेबल होगी। और एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी हासिल की जाएगी ना सिर्फ अमेरिका और चाइना के दरमियान ताल्लुकात में, बल्कि इसको पूरी दुनिया में ट्रांसलेट किया जाएगा, इसको एक्सपेंड किया जाएगा इस स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के जरिए। और ये इनके मुताबिक एक अंडरस्टैंडिंग हुई है। चाइना के मुताबिक हम इस स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं अगर हम बहुत से इश्यूज को तरीके से मैनेज करें केयरफुली। और उन्होंने कहा कि ताइवान का इशू इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि हमारे ताल्लुकात स्टेबल हो सकते हैं अगर उनको प्रॉपरली हैंडल किया जाए, लेकिन अगर इन मामलात को मैन हैंडल किया गया तो ये सारा मामला डेंजरस एस्केलेशन की जानिब बढ़ सकता है। लेकिन दोनों ने साथ ही इस बात पर भी इत्तफाक किया कि कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबल रिलेशनशिप को हमें लेकर चलना होगा आगे। साथ ही हम अपना एक मैनेजेबल कंपटीशन भी जारी रखेंगे, यानी वेल रेगुलेटेड कंपटीशन, जिसमें एक दूसरे पर टैरिफ्स वगैरह भी लगाए जाएंगे, लेकिन एक लिमिट तक। और लास्ट ईयर हमने देखा था कि इनके दरमियान जो ट्रेड के हवाले से बातचीत हुई है वो काफी हद तक स्टेबल हो गई थी। जब डोनाल्ड ट्रंप ने 135% तक टैरिफ आयद किए, चाइना ने भी उसी तरह रिस्पॉन्ड बैक किया और चाइना ने कहा कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन यहाँ पर अमेरिकन और अमेरिकन बिजनेसेस की ये डिमांड है कि चाइना हमसे ज्यादा ट्रेड करे, हमें मार्केट की एक्सेस दे और हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, उनकी चीजें खरीदे। फॉर एग्जांपल अमेरिकन ये चाहते हैं कि यूएस सोयाबीन्स चाइना की मार्केट में जाएं, जिससे यूएस के फार्मर्स को फायदा हो। इसके अलावा बीफ की एक्सपोर्ट्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, ये अमेरिका चाइना को बेचना चाहता है। इसके अलावा ये जो बड़ी टेक कंपनीज हैं, ये भी अपना किरदार बढ़ाना चाहती हैं चाइना में। चाइना यहाँ पर इनको इसलिए ज्यादा अलाउ नहीं करता क्योंकि चाइना के अंदर रेगुलेशन बहुत ज्यादा है। चाइना की मार्केट काफी हद तक रेगुलेटेड है और कंट्रोल्ड है। और चाइना ये इसलिए करता है कि अपनी पॉपुलेशन को फॉरेन इंटरवेंशन से बचा सके। ये जो इतना ज्यादा डेटा ले जाती हैं ये फॉरेन कंपनीज, इनको ये डेटा ना लेकर जाने दिया जाए। हाँ, चाइना कहता है कि यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग जरूर कर सकते हो और टेक्नोलॉजी का तबादला कर सकते हो, जैसा कि एप्पल ने पिछले कई सालों में किया है। और ट्रेड वॉर की वजह से वो भी बहुत हद तक कम हो गया है। पहले हमने देखा था 2018 में टिम कुक जो एप्पल के सीईओ थे, जो अभी इस विजिट में भी मौजूद हैं, उन्होंने चाइना की मैन्युफैक्चरिंग की तारीफ की थी कि चाइना में टूलिंग बड़ी जबरदस्त है, बड़ी डिटेल में है, क्योंकि उनके आईफोन्स बनते थे वहां पर। तो वो अब कम हो गए हैं, अब वो दूसरी मार्केट्स में किसी हद तक चले गए हैं ट्रेड वॉर्स की वजह से। तो चाइना कहता है मैन्युफैक्चरिंग करो, हमारी जो लेबर है उसका इस्तेमाल करो, टेक्नोलॉजी दो, लेकिन सोशल मीडिया के हवाले से हम अभी इतनी एक्सेस नहीं दे सकते आपको, डेटा कंसर्न्स की वजह से। और इसी में एनवीडिया की चिप्स का भी मामला है। चाइना चाहता है कि एनवीडिया से ये ज्यादा से ज्यादा चिप्स हासिल करें, जबकि यूएस कोई स्कीम बना रहा है कि एनवीडिया के साथ इनका एग्रीमेंट भी हो जाए, लेकिन हम लो क्वालिटी चिप्स दें चाइना को।
यहाँ पर मामलात अभी काफी ज्यादा फंसे हुए हैं, इसलिए एनवीडिया के सीईओ भी आपको नजर आ रहे हैं। और इलॉन मस्क की बात करें तो वो ईवीज में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। टेस्ला है उनकी, फिर सोशल मीडिया एक्स पर उनकी उजारादारी है। तो इनकी अब डायरेक्ट कंपटीशन आ गया है चाइना की BYD से। तो यहाँ पर भी ये कोई डील करना चाहते हैं ईवीज के हवाले से, ईवी में कोई टेक्नोलॉजी शेयरिंग का तबादला या फिर ट्रेड का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, कि कितनी गाड़ियां ये चाइना की लेंगे और चाइना को एक्सपोर्ट करेंगे। ये सब चाइना की इतनी बड़ी मार्केट में अपना फेयर शेयर हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना की मार्केट ना सिर्फ बहुत बड़ी है बल्कि अब वो पैसे वाली भी है। लोगों की बाइंग पावर बढ़ी है पिछले कई सालों में। तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल नजर आता है इन सब बिलियनर्स को, इन सब बिजनेसमैन को, कि यहां पर अपनी चीजें बेचें। तो इलॉन मस्क ये फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल आवाज़ है, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप से पिछले 1 साल में हम देखें तो पास्ट में इख्तलाफात के बावजूद वो इस विजिट का हिस्सा हैं। शी जिनपिंग ने इन अमेरिकन बिजनेसमैन से मुलाकात की है और कहा है कि हमारी मार्केट्स आपके लिए ओपन हैं। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर दोनों की स्ट्रेटजीज में फ़र्क है। चाइना किस तरीके से इनको एंटर करना चाहता है और वो किस तरीके से एंटर होना चाहते हैं। यानी चाइना रेगुलेशंस के माहौल में इनको एंटर करवाना चाहता है। यानी चाइना कहता है अगर ये एंटर होंगे तो इसमें बहुत सी रेगुलेशंस होंगी, यानी इनको फ्री हैंड नहीं हम दे सकते कि ये जो मर्जी करें और मार्केट्स में अपनी मर्जी से रद्दोबदल कर सकें। ईरान की जंग अमेरिका और चाइना के दरमियान ताल्लुकात और बहुत सी डील्स को कॉम्प्लिकेट कर सकती है। ना सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल सप्लाईज दूसरे अरब ममालिक से, बल्कि ईरान से भी वो तेल लेते हैं। तो रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, चिप्स की बात हो, ताइवान की बात हो, मार्केट एक्सेस की बात हो, चाइनीज परचेज की बात हो, यूएस गुड्स की, इन सारे मामलात पर बातचीत हुई है और बड़ी डिटेल में हो रही है। और अमेरिकन यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम डील सिक्योर कर सकें चाइना के साथ, जबकि चाइना के कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं। चाइना कहता है उनको भी हमें हल करना चाहिए। चाइना भी ये कहता है कि हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और साथ साथ जो अपने जो डिफरेंसेस हैं वो भी हम हल करते जाएं। बाइडेन की हुकूमत की क्या अप्रोच थी कि जी चाइना के साथ ताल्लुकात उन्होंने बिल्कुल ही किसी हद तक रोक दिए थे और वो बिल्कुल इधर उधर के इश्यूज पर बात करते थे कि ह्यूमन राइट्स हो गया, वो सिंकियांग वीगर्स कम्युनिटी। डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं सीधी कि जी हमें यहाँ पर ट्रेड चाहिए, हमें यहाँ पर मार्केट एक्सेस चाहिए और हमें यहाँ पर टैरिफ के हवाले से बातचीत चाहिए। कोई इसमें इधर उधर की बात नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी हमें नजर आती है। अमेरिका और चाइना इस वक्त 2 ग्लोबल सुपर पावर्स हैं, लेकिन दोनों के राइज की बात करें तो दोनों का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट रहा है। अमेरिका ने अपनी जो ताकत थी वो हार्ड पावर के साथ साथ फ्री मार्केट सिस्टम के जरिए डेवलप की, नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज और अग्रेसिव कैपिटलिज्म के जरिए, और उसके साथ ही उन्होंने डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी बनाया, जिसकी वजह से दुनिया का जो फाइनेंशियल मॉडल है उस पर उजारादारी हासिल की। कॉरपोरेशंस को उन्होंने खुली आज़ादी दे दी और इनोवेशन को पुश करते रहे, और इसी वजह से फिर हम देखते हैं ये टेक जायंट्स हमें नजर आते हैं यूएस के अंदर। इसी सिस्टम ने इलॉन मस्क, बेजोस, जकरबर्ग, बिल गेट्स, लैरी पेज जैसे पावरफुल टेक बिलियनर्स पैदा किए हैं जो टेक्नोलॉजी और डेटा के जरिए पूरी दुनिया पर असरअंदाज हो रहे हैं। लेकिन इस इकोनॉमिक मॉडल की कुछ डार्क साइड्स भी हैं जो अब हमें नजर आना शुरू हो गई हैं। ये फ्री मार्केट कैपिटलिज्म की वजह से बहुत से लोग कर्जों में भी दब गए हैं, बहुत से लोग नशे में मुब्तला हो चुके हैं और बहुत से लोग होमलेस हो चुके हैं अमेरिका में, जबकि चाइना ने नशे की लत से अपनी कौम को निकाला है। ये एक फर्क है कैपिटलिज्म का और चाइना के सोशलिज्म का, कि वहां पर ड्रग आम हुई है अमेरिका में और चाइना में उन्होंने ख़त्म की है ड्रग एडिक्शन को। और अमेरिका में आप देखें इस वक्त जो इनइक्वालिटी है, वेल्थ गैप कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, और बर्नी सैंडर्स जैसे लोग इसी बात को रोते हैं। जबकि चाइना के सिस्टम की बात करें तो उन्होंने इंडिविजुअल्स के बजाय फोकस किया है कलेक्टिव सोसाइटी बिल्डिंग में, और स्पेशली उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस किया है, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच अपनाई है। और ये हमने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह चाइना अपनी 1.5 अरब की आबादी को खाना खिला रहा है। वहां पर कोई बंदा होमलेस नहीं है, वहां पर शायद गिने चुने लोग हैं जो भूखे सोते होंगे, लेकिन वहां पर सबको खाना मिलता है चाइना के सोशलिज्म की वजह से। जो चाइना ने एक सिस्टम क्रिएट किया है, उनके साथ उनकी थोड़ी सी कैपिटलिस्टिक मार्केट भी है, लेकिन पूरा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के साथ मार्केट्स को उन्होंने खुली आजादी नहीं दी। और इसी वजह से हम देखते हैं कि अमेरिका के मुकाबले में चाइना में हमें टेक बिलियनर्स उस तरह नजर नहीं आते। एक आया था जैक मा, उसको भी कंट्रोल कर लिया था चाइना ने, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि पावरफुल इंडिविजुअल्स एम्पावर हों और स्टेट को चैलेंज करना शुरू कर दें। चाइना चाहता है कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं स्टेट के अंडर जिसमें सारे खुशहाल हों, बेयर मिनिमम से बढ़ के सबको मिले।
और अभी भी हम देख रहे हैं कि चाइना की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिनका जो एवरेज मील है, जो एवरेज गुजारा है, वो यूएस में बहुत से लोगों से बेहतर है और आबादी तकरीबन 6 गुना ज़्यादा है अमेरिका से। तो आप देख लें मैनेजमेंट चाइना में किस लेवल की है। चाइना के बड़े शहरों में जब आप फिरते हैं तो आपको कोई शोर फील नहीं होता। ईवीज वहाँ पर आ रही हैं, डिसिप्लिन वहाँ पर उन्होंने कायम कर दी है। एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े बड़े शहरों में। आप देखें तो उनके जो ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स, वो एआई ड्रिवन मैप्स का इस्तेमाल करते हैं और पूरी गाइडेंस उनको हर मौके पर मिल रही होती है। तो इससे चाइना ने बहुत से प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाला है ताकि ह्यूमैनिटी को फ़ायदा हो, आम लोगों को फ़ायदा हो। और चाइना यही अमेरिका को कहता है कि हम यही सिस्टम मिलकर पूरी दुनिया में भी ला सकते हैं। लेकिन वो अमेरिका ही क्या जो ऐसी बात माने, क्योंकि अमेरिका बहादुर के तो अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि मुल्कों को दबा के रजीम चेंज करके वहाँ पर हार्ड पावर के जरिए अपनी हेजीमनी कायम करनी है। चाइना की टोटली डिफरेंट अप्रोच है। लेकिन चाइना की भी बात करें तो कुछ बिजनेसमैन या कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि वहाँ भी फ्री मार्केट हो। वो कभी कभार फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कि हमें इतना ज़्यादा अलाउ क्यों नहीं किया जाता स्टेट की तरफ से कि हम भी इतने बिलियनर्स बने। लेकिन चाइना की वहाँ पर अपनी रीज़न है। चाइना कहता है कि अगर हम इस तरह करेंगे तो फिर वेल्थ गैप के बढ़ने का ख़तरा है। और चाइना ये इसलिए कंट्रोल रखता है अपनी इकॉनमी को क्योंकि एक तो उनको डर है फॉरेन इंटरवेंशन का, और दूसरा उनकी ये लॉजिक है कि हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, और अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होगी तो हम ये चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते। और बिल्कुल इसलिए हम अगर चाइना के सिस्टम की तारीफ करते हैं, वहाँ पर डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसा कि ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है और कैपिटलिस्टिक सिस्टम की तरह वहाँ पर बिलियनर्स नहीं प्रोड्यूस हो सकते। लेकिन वहाँ पर सबको बेयर मिनिमम से बढ़कर खाना भी मिलता है, सब एक एवरेज लाइफ भी गुजारते हैं, इंटरटेनमेंट भी है, उसमें सब कुछ है। लेकिन ये चीज़ हम पाकिस्तान के लिए बिल्कुल इंडोर्स नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत जब आती है, अथॉरिटेरियन मेजर्स को एक्सरसाइज करती है, उससे पहले ये भूल जाते हैं कि लोगों की टेबल पर खाना नहीं है। पहले आप खाना पहुंचाएं तब ये सिस्टम डेवलप करें। और चाइना ने जिस तरह लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकाला है वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। अगर चाइना के यहाँ एक रेगुलेटेड सिस्टम है तो उसके पीछे उन्होंने पहले गुर्बत को ख़त्म किया है। और चाइना के इस सिस्टम की वजह से ये नहीं है कि उनकी इनोवेशन रुक गई है, वहाँ भी टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और अमेरिका से ज़्यादा ही हो रहा है। वहाँ के टेक और एआई प्लेटफॉर्म्स को देख लें तो वो आपके सामने हैं, वो अमेरिकन का कंपटीशन कर रहे हैं हर मैदान में। तो यूएस को इस वक्त सबसे बड़ी फिक्र यही है कि चाइना जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है, ये हमें और भी बहुत सी चीज़ों में पीछे छोड़ देगा। यूएस का यही सिस्टम जो हमने बात की, जिसमें इन्होंने फ्री मार्केट को बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया और इन्होंने डॉलर को दुनिया की एक करेंसी बनाया, इसकी वजह से अमेरिका को लॉन्ग टर्म नुकसान ये हुआ कि आज उनकी मैन्युफैक्चरिंग वीक हो चुकी है। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि हमने मैन्युफैक्चरिंग को अपने मुल्क में लाना है। जब अमेरिका ये हार्ड पावर एंजॉय कर रहा था तो तब चाइना अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर रहा था। चाइना आज मैन्युफैक्चरली तगड़ा हो चुका है और अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम हो चुकी है। इसलिए आप देख लें, ये इनका ट्रेड इम्बैलेंस ही देख लें, $350 बिलियन का ट्रेड इम्बैलेंस है, ट्रेड गैप है, ट्रेड डेफिसिट है चाइना और अमेरिका के दरमियान। यानी इतनी कम चीज़ें अमेरिका प्रोड्यूस कर रहा है इस वक्त चाइना के मुकाबले में। इवन जर्मनी के चांसलर एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर कह रहे थे कि यार क्या मतलब चाइना हमें गाड़ियों में भी पीछे छोड़ गया, वो जर्मनी जो टॉप ब्रांड्स बनाया करता था। तो ये चाइना ने कामयाबियां हासिल की हैं पिछले 40 सालों की मेहनत से, और उन्होंने अपनी कौम को ड्रग एडिक्शन से निकाला है, सबको रहने की जगह दी है, सबको खाना खिलाया है। इसके अलावा भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं। डेफिनेटली ईरान का इशू है, ईरान वॉर है और रशिया यूक्रेन जंग है। अमेरिका इन दोनों जंगों में चाइना की मदद हासिल करना चाहता है क्योंकि दोनों जगहों पर चाइनीज लिंक्स मौजूद हैं। एक तरफ व्लादिमीर पुतिन है जो कि शी जिनपिंग के बड़े पक्के दोस्त हैं, और एक तरफ ईरान है। ईरान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने धमकी दी हुई है चाइना को कि अगर आप ईरान को सपोर्ट करते रहेंगे तो फिर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का भी ब्लॉकेज जारी रखेंगे, जिससे 40% आप अपनी एनर्जी सप्लाईज लेते हैं। चाइना को ये कहते हैं, और वो कहते हैं कि हमें तो यहाँ से सप्लाईज की जरूरत नहीं, हम तो खुद भी तेल प्रोड्यूस करते हैं, आपको जरूरत है तो आप जरा बाज रहें। लेकिन अभी इस विजिट में ट्रंप की वो धमकियां नजर नहीं आई। यहाँ पर मेरी नजर में यूएस एस्टेब्लिशमेंट के दो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, एक वो जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का है और दूसरा यूएस की जो पीछे बैठी है, जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स बैठे हैं, जो चाहते हैं कि चाइना को हमने लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाना है। डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच ये है कि इकोनॉमिक प्रेशर डाल के हमने चाइना वगैरह को नुकसान
नुकसान पहुंचाना है, वैसे नहीं। जबकि दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिक थिंकर्स का ये ख्याल है कि हमने चाइना को कंटेन करना है साउथ चाइना सी तक, ताकि चाइना आगे निकल ही ना सके। और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें फ्यूचर में चाइना के खिलाफ इकोनॉमिक ब्लॉकेट्स भी लगानी पड़ेंगी इन समंदरों के अंदर, और ये हम इसका आगाज देख रहे हैं जो कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास हो रहा है, ताकि फ्यूचर में चाइना को सुपर पावर बनने से रोका जा सके और अमेरिका अपना सुपर पावर का स्टेटस मेंटेन रखे। लेकिन डेफिनेटली ईरान के हवाले से भी बातचीत हुई है। ईरान का जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है उसका खात्मा भी चाइना के मफाद में है, लेकिन चाइना ये ज़रूर चाहता है कि अमेरिका यहाँ पर मज़ीद एग्जॉस्ट हो। अमेरिका के जितने इंटरसेप्टर्स यहाँ पर ज़ाया हो गए हैं, जितना मिलिट्री इक्विपमेंट ज़ाया हो गया है, चाइना बड़े मज़े से देख रहा है, क्योंकि चाइना को पता है कि इसको दोबारा बनाने के लिए इनको हमारे रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत है। और चाइना यहाँ पर वॉर का बहुत सा डेटा एनालाइज कर रहा है, डेटा लिंकेजेस, थर्मल सिग्नेचर्स और यूएस मिलिट्री की मूवमेंट्स। और अमेरिका के मुकाबले में चाइना एक स्टेबलाइजर के तौर पर हमें नजर आता है, जो मीडिएशंस करवाता है, जिसने अभी कुछ साल पहले ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बातचीत करवाई और ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करवाया। और ईरान और सऊदी अरब की लड़ाई अमेरिकन कैंप के मफाद में थी, जिसको चाइना ने काउंटर किया। और इसलिए फिर हम ये भी देखते हैं कि चाइना का ये जो ग्रेटर स्टेबलाइजेशन का किरदार है, इसकी वजह से अब जो कुछ समझदार लीडर्स हैं वो चाइना की तरफ आ रहे हैं। चाहे यूके के प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हों, फ्रेंच प्रेसिडेंट हों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हों, और भी दूसरे यूरोपियन लीडर्स, अब वो चाइना का रुख कर रहे हैं, क्योंकि उनको चाइना के अंदर एक स्टेबलाइजर नजर आ रहा है, एक ग्लोबल स्टेबलाइजर, जो कि जंगों से नहीं, बातचीत और कनेक्टिविटी से मामलात को आगे लेकर चलने पर यकीन रखता है। ये चाइना की सबसे बड़ी कामयाबी है कि उसने एक सिंगल शॉट फायर किए बगैर अमेरिका को बहुत सी चीज़ों पर मात दे दी है। और अमेरिका अपनी हार्ड पावर को एक्सरसाइज करते करते बहुत सी चीज़ों को एग्जॉस्ट कर चुका है, अपनी सोसाइटी में बहुत से नुकसानात और पोलराइजेशन क्रिएट कर चुका है। और चाइना अमेरिका के मुकाबले में एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पर इमर्ज हो चुका है। और कुछ एनालिस्ट के मुताबिक ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि जब यूएस का प्रेसिडेंट चाइना का विजिट कर रहा है तो चाइना हर हवाले से अमेरिका से सुपीरियर नजर आ रहा है, ना सिर्फ डिप्लोमेसी में बल्कि मिलिटरीली, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री, और जिसको दुनिया पसंद कर रही है। जिस लेवल का प्रोपेगेंडा इन्होंने चाइना के खिलाफ फैलाया हुआ था वो अब फारिग हो रहा है और दुनिया तेजी से चाइना को पसंद कर रही है। जब वो चाइना जाते हैं वो खुद देख रहे हैं कि चाइना तो ये है, हमें कुछ और बताया गया था। तो चाइना अब दुनिया के सामने ओपन अप हो रहा है और ये अब पूरा यूरोप भी देख रहा है, यूरोप की ऑडियंस भी देख रही है कि हमारे लीडर्स जब जाते हैं तो वो तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें देख कर आते हैं। और हमें क्या बताया गया था, ये जो G7 वाले प्रोपेगेंडा करते होते थे आज से 3-4 साल पहले, वो G7 में भी हम एक दरार देख रहे हैं। और ये चाइना ने किया है विदाउट किसी वायलेंस के। चाइना की मिलिट्री पावर का अंदाज़ा हमें इस वीडियो से हो जाता है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस विजिट के जरिए क्या डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेंगे जिससे मिडिल ईस्ट के अंदर टेंशन्स को कम किया जा सकेगा? और आपके ख्याल में क्या चाइना अमेरिका को सरपास कर चुका है और सुपर पावर का स्टेटस हासिल कर चुका है? और वो कौन से एरियाज हैं जिनमें अभी भी अमेरिका चाइना से आगे है? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।